हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉलेज वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो होता है कि यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो तो चलो है ही। नॉलेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। आप लॉ पढ़ते हो, आप इतने सारे लॉ पढ़ चुके हो, इतने सारे लॉ के चैप्टर्स पढ़ चुके हो, जगह जगह लॉ पढ़ा है आप लोगों ने, फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा है। एक क्वेश्चन उठ के आता है कि सर सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या है। हालांकि ये टॉपिक फाउंडेशन में भी कवर होता है, इंटर में भी कवर होता है, दोनों जगह कवर होता है। सीएस एग्जीक्यूटिव में भी कवर होता है, सीएम में इंटर में भी कवर है, बहुत सारी जगहों पे कवर होता है। एलएलबी में भी पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है चैप्टर। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब है कि एक लॉ को बनाने के लिए क्या क्या चीजों का यूज किया जा सकता है, मतलब कहां कहां से लॉ को उठाया जा सकता है, या किस किस तरीके से इंडिया में लॉ लाया जा सकता है। जैसे एक तो होता है लेजिस्लेशन की फॉर्म में, ये तो सबसे बेटर तरीका है। लेजिस्लेशन वाला क्या होता है, लॉ ही बना दिया। और लॉ कैसे बनता है, एक्ट की फॉर्म में। और एक्ट कैसे पास होता है, पार्लियामेंट के रूट से। ये तो सबसे बेटर तरीका है ये लेजिस्लेशन मतलब लॉ। और लॉ कैसे बनता है, एक्ट की फॉर्म में। और एक्ट कौन बनाता है, पार्लियामेंट। जैसे आपने पढ़ा कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब क्या है, एक्ट की फॉर्म में बनाए हुए लॉ है। तो ये तो होगा लेजिस्लेशन। तो एक लॉ कैसे बनता है इंडिया में, एक्ट की फॉर्म में, जो लॉ मेकर बैठकर डिसाइड करते हैं कि इस मुद्दे पे लॉ बनाना है। कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो लॉ मेकर ना अपने आप डिसाइड नहीं कर रहे थे, समाज में चलता आ रहा था, उसको देखकर समाज की प्रथा को देखते हुए लॉ बना दिया गया। जिसका बेस्ट उसको हम बोलते हैं कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है रिवाज। कोई रिवाज चला आ रहा है, कोई प्रथा चलती आ रही है, उस रिवाज के बेस पे क्या बना दिया, लॉ बना दिया। अच्छा, वो रिवाज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो उस रिवाज को कंटिन्यू करने के लिए भी लॉ बनाया जा सकता है, और उस रिवाज को रोकने के लिए भी लॉ बनाया जा सकता है। दोनों के एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको पता है इंडिया में एक चीज है, एक कंसेप्ट है, सप्तपादी। सुना है कभी सप्तपादी? सप्तपादी को, ये हिंदू मैरिज लॉ का वर्ड है। सप्तपादी को हिंदी में बोलते हैं सात फेरे। जब एक हिंदुओं के बीच में, जब हिंदू रिलीजन में मैरिज होती है, तो आपको पता होगा अग्नि के उधर सात फेरे लिए जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सप्तपादी। तो ये सप्तपादी का कंसेप्ट पहले लॉ की फॉर्म में नहीं आया था, ये पहले से चला आ रहा है। इतने पुराने जमाने से चला आ रहा है, लोगों को यह भी नहीं पता कब से चला आ रहा है। बाद में उसके बेस पे, क्योंकि ये हर हिंदू रिलीजन में बहुत वाइडली एक्सेप्ट होता था, तो बाद में इस कंसेप्ट के ऊपर लॉ बना दिया गया। इसको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में कवर कर दिया गया। इसको एक हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके सेक्शन नंबर 7 में कवर करके लॉ बना दिया गया। सेक्शन 7 में कवर करके क्या कर दिया गया, लॉ बना दिया गया। तो सप्तपादी के ऊपर लॉ बन गया। तो ये जो लॉ बना, ये कस्टम मतलब पहले रिवाज था, पहले इसको लेकिन पहले से फॉलो हो रहा है, और लोगों को ये अच्छा रिवाज लगता था। लोग कहते थे कि सात फेरों को साक्षी मानकर जब शादी होती है तो वो एक कस्में निभाई जाती है कि हम 7 जन्म तक साथ निभाएंगे वगैरह वगैरह। तो उस केस में वो बहुत लीगली वो चीज बहुत अच्छी है, मतलब लीगली तो अच्छी हो ही गई क्योंकि अब लॉ बन गया। लेकिन लोग कहते थे कि वैसे भी संस्कारों वाइज या पंडितों के कहने पे वो चीज बहुत अच्छी है, और हिंदू रिलीजन में उसको बहुत प्योर माना जाता है ऐसी शादी को। तो इसलिए, अच्छा तुमने कभी देखा भी होगा, इसीलिए बहुत सारे लोग जो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं हिंदू रिलीजन के अंदर, पहले उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वगैरह वगैरह, वो भी स्टिल ये कोशिश करते हैं कि मंदिर में 7 फेरे जरूर ले लें, है ना। या वो भी स्टिल ये कोशिश करते हैं कि कल को अगर घर वाले मान जाए तो दोबारा एक बार 7 फेरे वाली शादी और करवा ले, भले ही ऑन पेपर कोर्ट में शादी हो गई है, क्योंकि उसको प्योर माना जाता है। तो ये कस्टम था, मतलब इसके ऊपर पहले लॉ नहीं था, पहले रिवाज चल रहा था, उसके ऊपर बाद में लॉ बना दिया गया। अच्छा, मैंने बोला ना कुछ रिवाज अच्छे होते हैं, कुछ रिवाज बुरे होते हैं। तो कुछ रिवाज ऐसे भी थे जो पहले से चलते आ रहे थे, लेकिन उनको लॉ बनाया गया, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए नहीं, डिसकंटिन्यू करने के लिए। जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लेकर बात करूं तो बाल विवाह। जो छोटे छोटे गांवों में 18 साल से नीचे के बच्चों का शादी करा दी जाती थी, है ना। बच्चे 12 बार, राजस्थान में ज्यादा देखा जाता था कि राजस्थान में 12 बार, अच्छा आज भी देखा जाता है। सच्चाई तो यह कि गलत है, ये जायज नहीं है, लेकिन आज भी चोरी छुपे शादी होती है राजस्थान के अंदर, और इसको एक्सेप्ट कर लिया था। पुलिस वाले भी आते हैं तो पैसे लेकर चले जाते हैं, बात डिस्क्लोज ना करें। बाल विवाह आज भी होता है कुछ गांव में, लेकिन वो लीगली उसको मना कर दिया गया है। तो ये भी एक रिवाज चला आ रहा था पहले से, लेकिन उसको लीगली मना करा गया। तो इस पर लॉ बनाया गया, लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए नहीं, रोकने के लिए। एक और एग्जांपल लेके बात करें तो डोरी, दहेज। यह भी एक प्रथा है जो बहुत राजा महाराजाओं के जमाने से चलती आ रही है, कि स्त्री से पैसा लिया जाएगा, जब शादी की जाएगी तो डोरी ली जाएगी, दहेज लिया जाएगा। यह भी बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन सोचने वाली चीज यहां पे है
कि डॉरी के ऊपर भी लॉ बनाया, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए नहीं, प्रोहिबिट करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रोहिबिट करने के लिए। और कुछ कस्टम ऐसे हैं, कुछ रिवाज ऐसे हैं जो कि फॉलो हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है, उनके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है। जैसे एग्जांपल लेके बात करूं, एग्जांपल लेकर बात करूं तो शेविंग ऑफ हेड, शेविंग ऑफ हेड इन हिंदू रिलीजन। अच्छा, आपको पता होगा अगर हिंदू रिलीजन में किसी की डेथ हो जाती है तो वो माथा मतलब हेड शेव, बाल के सर के सारे बाल मर्द लोग हटवा देते हैं, हटवाते हैं ना, क्योंकि उनकी वो अंदर वो मान्यता मानी जाती है। उसका लॉजिक क्या, देखो मेरे को नहीं पता, मैं कोई इतना धार्मिक वाला बंदा हूं नहीं, लेकिन ये प्रथा तो मैंने बहुत देखी, कॉमन है। ये तो कोई हिंदू रिलीजन की बहुत ज्यादा अच्छी समझ रखता होगा तो वो बंदा ज्यादा बेटर बता पाएगा इस बारे में कि ऐसा क्यों करवाया जाता है। लेकिन ये कस्टम तो है, रिवाज तो है, मगर इसको लेकर कोई लॉ नहीं है। तो अगर इसको लेकर कोई लॉ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी हिंदू रिलीजन में किसी बंदे की डेथ हुई है, किसी क्लोज फैमिली मेंबर की, और आप अपना शेविंग ऑफ हेड नहीं कराना, जैसे मान लो ऐसे होता है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी बच्चे के फादर एक्सपायर हो गए तो उसने अपना शेविंग ऑफ हेड करवा लिया, या उसका ब्रदर एक्सपायर हो गया या चाचा था एक्सपायर हो गया तो शेविंग ऑफ हेड कर लिया, सर क्लीन करवा लिया, बाल हटवा दिए सर से, मुंडवा दिए सारे। अच्छा, छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका 4-5 साल की उम्र में मुंडन करवा दिया जाता है, करवाते हैं ना हिंदू रिलीजन के अंदर, तो उसको भी शेविंग ऑफ हेड बोलते हैं। तो ये सिस्टम फॉलो होता है। लेकिन अब सोचने वाली चीज यहां पे ये है कि जो सिस्टम फॉलो हो रहा है शेविंग ऑफ हेड वाला, मगर इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, आप अपनी मर्जी से करवा रहे हो। अच्छा, कोई लॉ नहीं, अपनी मर्जी से करा रहे, इसका मतलब एक कस्टम तो है, रिवाज तो है, लेकिन कोई लॉ नहीं है। तो इसका कोई लॉ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लो आपके बच्चे का आपने मुंडन करवाया, आपके पड़ोसी ने अपने बच्चे का मुंडन नहीं करवाया, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर दोगे कि ये गलत है, उसके वो कोर्ट में नहीं जाएगा वो मैटर। वो अपने रिवाज से चल रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी। लेकिन एक बार अगर कोई लॉ बन गया, जैसे डॉरी एक्सेप्ट करना मना है, बाल विवाह होना मना है, और वो हो गया, तो उसके लिए वो मैटर कोर्ट में जा सकते हैं, वो मैटर कोर्ट में डिस्प्यूट हो गया तो जा सकते हैं। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि इंडिया में जो कस्टम्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लॉ है। तो कस्टम का मतलब एक रिवाज, जो पुराने जमाने से रिवाज चलते आ रहे हैं, अगर सरकार को लगता है कि ये रिवाज बहुत अच्छे हैं और इनको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इनमें लीगल कोई दिक्कत ना आए, तो इनको लॉ की फॉर्म में बना देना चाहिए, तो उन कस्टम्स के ऊपर लॉ बनाए जा सकते हैं। तो जब कस्टम्स के ऊपर लॉ बनाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, धीरे देखा जाएगा कि वो लोग कस्टम्स अच्छे हैं या बुरे हैं। तो कस्टम्स के ऊपर लॉ बनाने के लिए मैंने क्या बोला, दो चीजें देखते हैं कि वो कस्टम्स अच्छे हैं बुरे हैं। अगर वो कस्टम्स अच्छे हैं तो उनको कंटिन्यू करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, और अगर वो कस्टम्स बुरे हैं तो उनको रोकने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 7 फेरे वाला कस्टम अच्छा था, लोगों को अच्छा लगता था, उसको कंटिन्यू करने के लिए लॉ बनाया गया। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 7 में डाल दिया गया प्रोविजन कि अगर शादी करनी है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग 7 फेरे लेकर करो, सप्तपादी की बात कर दी गई। और कुछ कस्टम्स बुरे थे, जैसे डॉरी, दहेज, बाल विवाह, उसके ऊपर भी लॉ बनाए गए, लेकिन उसको रोकने के लिए बनाए गए। किसको करने के रोकने के लिए बनाए गए कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो लॉ इस पे भी बना, लेकिन रोकने के लिए बना। और कुछ कस्टम्स ऐसे मैंने बोला कि जो रिवाज आज भी फॉलो हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई लॉ नहीं है। एग्जांपल शेविंग ऑफ हेड वाला एग्जांपल बताया मैंने कि इसके ऊपर बच्चे का मुंडन करवाते हैं, कस्टम फॉलो आज भी होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है जजमेंट, जो कोर्ट से ऑर्डर पास होते हैं। क्या कोर्ट की, अच्छा एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। अगर मान लो जैसे नॉर्मली जो कोर्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो बना हुआ लॉ है, जो एक्ट है, उसी को बेस बनाकर जजमेंट देते हैं, उसी के बेस पर जजमेंट देते हैं। लेकिन अगर मान लो जज के पास कोई ऐसा मैटर आ गया जिसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है, लॉ साइलेंट है, और जज को लग रहा है कि इसको न्याय मिलना चाहिए, तो जज जो उस मैटर पे जजमेंट पास करेगा, वो जजमेंट ही अपने आप में क्या मान ली जाएगी, लॉ मान ली जाएगी। उस चीज को हम बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट। क्या वो एक्ट एज अ लॉ काम कर रही है, तो ये भी एक लॉ है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ। तो हमारे इंडिया में लॉ 3 तरीके से होते हैं। एक तो जज की जजमेंट को लॉ मानते हैं, एक रिवाज जो बनकर आ रहे हैं कस्टम्स की फॉर्म में, उनको भी हम लॉ बना सकते हैं, और तीसरा जो लॉ मेकर ने लॉ बनाया एक्ट की फॉर्म में, वो तो लॉ है ही, वो तो लॉ है ही। तो हमको ये समझ आ गया कि इंडिया में नॉर्मली ये 3 तरीके के लॉ हैं, इन 3 तरीके से लॉ बनते हैं और वो फिर फॉलो किए जाते हैं समाज के अंदर। अच्छा, समझने वाली चीज है कि मैं पहले कस्टम्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसके लिए ना मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया है, पहले इसको नोट डाउन कर लो। तुम्हें ये चार्ट समझ जाओगे ना, तुम्हारे को बहुत सारी चीजें पल्ले पड़ जाएंगी। तुम्हारे स्टडी मैट, एक्चुअल में ये जो वर्डिंग है ना जो मैंने लिखी हुई है, ये तुम्हारे स्टडी मैट की वर्डिंग है, और ये बिल्कुल गंद वर्डिंग है। गंद मतलब तुम्हें चीजें क्लियर ही नहीं होंगी, आधी से इन्होंने ढंग से बनाई, इन्होंने कहीं से कट कॉपी पेस्ट चोरी मारी होगी और इन्होंने डाल दिया। मेरी मजबूरी क्या थी कि मेरे को तुम्हारे को स्टडी मैट के हिसाब से कराना होता है, तो मैंने वो डाल दिया। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे गलतियां कहां हैं। तो वो गलतियां मतलब ड्राफ्टिंगली, ड्राफ्ट जो इन्होंने करा वो अच्छा नहीं करा है, लेकिन स्टिल वो ड्राफ्ट करने से पहले मैंने एक चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट। पहले आप इसको समझो, फिर हम क्या करेंगे, इसको बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर इसको बुक से पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस चार्ट को समझते हैं।
पहले इस चार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब देखो मैंने क्या चार्ट बनाया है, टाइप्स ऑफ कस्टम्स, काइंड्स ऑफ कस्टम्स। तो दो तरीके के कस्टम्स होते हैं, एक वो जो कि नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर है। नॉन ऑब्लिगेटरी का मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं नॉन मैंडेटरी, मतलब इनको फॉलो करना जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, फॉलो करना है करो, नहीं करना है ना करो, है ना। मतलब ये वाले मैटर, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो वाले मैटर है जिनके ऊपर कोर्ट में डिस्प्यूट अराइज नहीं होता, जिन मैटर्स पे कोर्ट में डिस्प्यूट अराइज नहीं होता। एग्जांपल पहला है कोर्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज देम। पहली बात तो यहां पे मैंने हेडिंग के लिखी नॉन ऑब्लिगेटरी का नॉन मैंडेटरी है, मतलब इनके ऊपर कोर्ट में मैंने बोला ना जब मैंडेटरी नेचर नहीं है, इनके ऊपर कोई लॉ ही नहीं बना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनके ऊपर इंडिया में आज तक कोई लॉ ही नहीं बनाया, मतलब ये कस्टम चले आ रहे हैं, लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इंडिया में आज तक कोई लॉ नहीं बना। तो कोर्ट इनको रिकॉग्नाइज नहीं, जब कोई लॉ ही नहीं है तो जब वो लीगली ओके नहीं है, जब कोर्ट उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता एज अ लॉ, तो फिर वो कोर्ट में जाएगा ही नहीं। दूसरा, इट इज नॉट फॉलोड कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। आ गई ना, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो ठीक, अगर आप फॉलो नहीं भी करोगे तो भी ठीक, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा शेविंग ऑफ हेड, मैंने बताया ना किसी की डेथ हो गई, किसी के घर में किसी के फादर की डेथ हुई, उसके बेटे ने अपने सर के बाल शेव करवा लिए, तो उसको उनके घर का रिवाज है, उसने करवा लिए तो ओके। दूसरे के घर वाले बंदे ने नहीं करवाए, वो उसकी मर्जी है। अच्छा कुछ देखो, तुमने देखा कुछ रीजन के अंदर, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, जैसे वर्मा कम्युनिटी होती है ना, जो वर्मा कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो सुनारे होते हैं, उसमें तुमने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कान छिदवाते हैं, लड़के मेल लड़के अपने कान छिदवाते हैं, अपने कान में एक बाली टाइप या कुछ पहन लेते हैं। और मैं उनसे पूछता हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे, मेरे दोस्त पढ़ते थे, एक दो स्कूल में पहनते थे ऐसे, तो कहते हैं हमारे खान, मैं सारे वर्मा नहीं करते ऐसे, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कहते हैं हमारे खानदान का रिवाज है कि हर लड़के को अपना एक साइड का कान छिदवाना और कान में सोने की कोई चीज पहननी है, तो उनका वो रिवाज है। लेकिन अब वो एक ने पहना, एक लड़के ने पहना, दूसरे लड़के ने नहीं पहना, तो ऐसा थोड़ी कि अब दूसरे वाले को जेल हो जाएगी या कोर्ट में केस चल जाएगा, नहीं। तो ये कस्टम है, रिवाज है, लेकिन नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर है, मतलब नॉन मैंडेटरी नेचर है। फॉलो नहीं भी करोगे तो इसके ऊपर कोई कोर्ट में केस नहीं चलेगा, आपकी मर्जी है, फॉलो करना कर लो, नहीं करना ना करो। समय के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, लोग पुराने रिवाजों को भूलते चले आ रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिखा, तो ये कौन से कस्टम्स हो गए जो कि नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्लिगेटरी नेचर, मतलब ये वो वाले कस्टम्स हैं जिनके ऊपर लॉ बन चुका है, जो कि काइंड ऑफ मैंडेटरी हो चुके हैं, काइंड ऑफ मैंडेटरी हो चुके हैं। अच्छा, क्योंकि हिंदू रिलीजन के अंदर शादी करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप 7 फेरे लो या फिर वो कोर्ट मैरिज करो, फिर 7 फेरे वाला सिस्टम। लेकिन फिर भी उसको देख, इसका मतलब अगर आप इंडिया में अगर आप कोर्ट मैरिज नहीं भी कर रहे, आप 7 फेरे करके शादी कर रहे हो तो लॉ हो गया ना। मतलब कह सकता हूं कि है तो वो लीगली, 7 फेरे लीगल है, और अगर 7 फेरे में कोई दिक्कत आती है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो। वो अलग बात है कि आपको 2 रूट मिल गए, हिंदू लोगों को 2 रूट मिल गए, चाहो तो आप कोर्ट मैरिज कर लो, 7 फेरे मत करो, चाहो तो आप 7 फेरे करो, लेकिन करनी लीगल तरीके से ही है। तो अच्छा, और हमारे सिख रिलीजन के अंदर 7 फेरे नहीं होते, 4 फेरे होते हैं वो, और हमारे में ये अग्नि के तरफ नहीं लिए जाते, वो गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ लिए जाते हैं, है ना। तो वो हर किसी रिलीजन का अपना अपना रिवाज है। तो अब कह रहा है ऑब्लिगेटरी नेचर, पहली बात तो मैंडेटरी नेचर है, बाइंडिंग एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट इन्हें लीगली वैलिड मानता है। मतलब कल को अगर इस शादी को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ है, अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट में केस चलते हैं। नेक्स्ट, बैक्ड बाय सैंक्शन ऑफ स्टेट, बैक का मतलब कहता है सपोर्टेड, बैक्ड मींस सपोर्टेड। सैंक्शन ऑफ स्टेट का मतलब है, यहां पे स्टेट का मतलब है लॉ, कि पहली बार इसे कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया जाता है, और सैंक्शन सैंक्शन का मतलब क्या होता है, अप्रूव्ड। इसको इंडिया में लॉ की फॉर्म में अप्रूव किया गया। जैसे एग्जांपल मैंने बताया सप्तपादी, और मैं तुम्हारे को यह भी बताया कि सप्तपादी का लॉ इंडिया में कहां बना हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में बना हुआ है, कि हिंदू लोग जब शादी करेंगे तो वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, एक्ट के सेक्शन 7 में बना हुआ है कि हिंदू लोग जब शादी करेंगे तो 7 फेरे लेकर करेंगे। फिर दूसरा तरीका, और ये वाला तरीका नहीं फॉलो करना तो फिर वो दूसरा तरीका तो कोर्ट मैरिज वाला तो होता ही है, मगर वो अलग रूट है, तो 2 रूट हो गए। लेकिन अदरवाइज नॉर्मली, और आपको पता आज भी इंडिया में 99% शादियां हिंदू रिलीजन में, अनलेस एंटिल अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो अलग बात है, 7 फेरे लेकर ही होती है। और ये कोर्ट में अगर कल को शादी को कोई डिस्प्यूट होता है तो वो लीगली एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे कस्टम जो रिवाज पहले से चलते आ रहे हैं, ये रिवाज भी पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर लॉ बन गए हैं वो उनको हम ऑब्लिगेटरी बोलते हैं, मतलब उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, और नहीं करो तो दिक्कत है, फिर केस कोर्ट में जा सकता है। और नॉन ऑब्लिगेटरी का मतलब हो गया वो है जो नॉन मैंडेटरी नेचर है, फॉलो नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी लोग इन रिवाजों को फॉलो करते हैं। अब ऑब्लिगेटरी के आगे 2 पार्ट है, ऑब्लिगेटरी के आगे 2 पार्ट है, एक है लीगल कस्टम्स, एक है कन्वेंशनल कस्टम्स। तो ऑब्लिगेटरी कस्टम्स के आगे कितने पार्ट, 2 पार्ट, एक हो गए लीगल कस्टम्स, एक हो गए कन्वेंशनल। तो मैंने यहां पे देखो एरो किस तरीके से जा रहा, समझ आ रहा है ना। मैंने इसके नीचे नहीं बनाया, सबसे पहले मेन हेडिंग हो गई काइंड्स ऑफ कस्टम्स 2,
नॉन ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, नॉन ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेटरी कौन होता है हमने समझ लिया। फिर जो ऑब्लिगेटरी वाली कैटेगरी है जो मैंडेटरी इन नेचर है, उसकी आगे फर्दर दो कैटेगरी है, एक हो गए लीगल कस्टम्स और एक हो गए कन्वेंशनल कस्टम्स। अब ये कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं, पहले लीगल कस्टम्स पे आते हैं। लीगल कस्टम्स वो है, अच्छा पहली बात तो लीगल का मतलब जो लीगली अप्रूव हो चुके हैं, इंडिया में अलाउड है करना, और अगर कोई डिस्प्यूट होता तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो। अब लीगल कस्टम्स के दो पार्ट है, एक है लोकल कस्टम्स और एक है जनरल कस्टम्स। एक है लोकल कस्टम्स और एक है जनरल कस्टम्स। लोकल कस्टम्स वो होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट पे लगते हैं या किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्टेट में लगते हैं, मतलब पूरी स्टेट पे भी नहीं लग रहे, या तो पूरी स्टेट पे लग रहे हैं या किसी स्टेट के पर्टिकुलर किसी पार्ट में लग रहे हैं, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं, या किसी स्टेट के किसी सिर्फ पर्टिकुलर विलेज में लग रहे हैं। अच्छा कुछ कस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो इस विलेज में अलग है, दूसरे विलेज में अलग है। अरे शादियों के टाइम पे ना अलग अलग लोगों के अलग अलग रिवाज होते हैं। अच्छा हमारे सिख धर्म में ये मैंने अब देखना शुरू करा आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कि हल्दी का फंक्शन भी होने लगा है, मगर मैं पहले कभी नहीं देखता था, ये आजकल अब लोग देखा देखी करने लगे हैं। हमारे में ये हल्दी का शादी के टाइम में जब लड़के की शादी होती है लड़की की शादी, हल्दी का जो रस्म होती है ना, इस सिख रिलीजन में मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जितनी बचपन से शादियां देखी हैं अब देखनी शुरू कर रहा हूं मैं, जब से कंसेप्ट आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जमाना आ गया। तो ये ज्यादातर एक रस्म चलती नहीं है। अच्छा बहुत सारी रस्में ऐसी हैं शादी को लेकर जो पंजाब में अगर मैं देखता हूं पंजाब साइड के सिख लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग दिल्ली वाले फॉलो नहीं करते। और बहुत सारी रस्में ऐसी हैं जो हम लोग दिल्ली वाले फॉलो करते हैं, पंजाब वाले फॉलो नहीं करते। तो लोकल कस्टम्स वो हैं जो पूरी स्टेट पे भी नहीं लग रहे, पूरी कंट्री पे भी नहीं लग रहे, मतलब ये वो है, सॉरी, लोकल कस्टम वो जो पूरी कंट्री पे नहीं लग रहे, या तो सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट में लग रहे हैं, या पूरी स्टेट पे भी नहीं लग रहे, सिर्फ स्टेट के हिस्से में लग रहे हैं, सिर्फ किसी स्टेट के किसी पर्टिकुलर हिस्से में लग रहे हैं। और जनरल कस्टम्स वो है जो कि पूरी कंट्री पे लग रहे हैं। इसका एग्जांपल तो आप लिख ही सकते हो, सप्तपादी, वही 7 फेरे। अच्छा हिंदू रिलीजन का बंदा दिल्ली में बैठ के शादी करे या पंजाब में बैठ के करे, 7 फेरे से ही होती है। तो पूरी जो स्टेट पे लग रहे हैं और लीगली वैलिड है, तो जो पूरी एप्लीकेबल टू होल कंट्री होते हैं हम सप्तपादी जनरल, इसी से बोलते हैं जनरल लीगल कस्टम्स। और लोकल कस्टम्स कौन से, जब पूरी स्टेट पूरी कंट्री पे नहीं लग रहे, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट पे लग रहे हैं या एक पार्ट ऑफ द स्टेट पे लग रहे हैं, स्टेट के भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे लग रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं, किसी विलेज में लग रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, दुनिया जहान के एग्जाम्पल बन सकते हैं। अच्छा कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसके अंदर आज भी कस्टम होता है, उनका रिवाज है। क्या रिवाज है तुम्हें पता है? मैं देख रहा था कि जो शादी होती है ना, शादी पंजाब में एक रिवाज है, उसको ना एक कंसेप्ट बोलते हैं मंजे बिस्तरे। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी वैसे। पंजाब में रिवाज चलता है विलेजेस के अंदर, बड़े बड़े शहरों में तो चलता है, विलेजेस में चलता है, वो उनका रिवाज है। मतलब वहां पे ये मानते हैं कि जब शादी होगी ना, तो शादी के अंदर आपको पता है बहुत सारे लोग गेस्ट घर में आते हैं। तो जब बहुत सारे गेस्ट घर में आते हैं उनको स्टे करने के लिए, अच्छा दिल्ली में तो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बुक कर लेते हैं, बड़े बड़े फ्लैट बुक कर लेते हैं कि अगर उनके रिलेटिव दूर से आएंगे तो यहाँ रह लेंगे। वो लोग क्या करते हैं, गांव के अंदर एक प्रथा चलती है, रिवाज चलता है कि लोगों के घरों में जाकर ना उनके मंजे, वो जो बड़ी बड़ी घर में मंजी बिछाते थे ना, मंजी उसको बोलते हैं मंजे पंजाब में। बिस्तरे मतलब जो आप बिस्तर समझते हो ना, जिसको बिछाने के लिए तुम्हारा एक रजाई टाइप हो गई करने के लिए, और नीचे एक बिछाने के लिए हो गई जिसके ऊपर आप लेटोगे। तो मंजे बिस्तरे लोगों के घरों से इकट्ठे किए जाते हैं कि हमारे घर में शादी है, तो आप मंजे बिस्तरे 10 दिन के लिए, तो रिवाज होता है वहां पे कि लोगों के घर, अपने परचेज नहीं करने, लोगों के घर से आके खरीद लो, 10 दिन के लिए लोगों के जगह जगह लोगों के घरों में जाओ, वहां से इकट्ठे करो, इकट्ठे करने के बाद जब शादी हो जाए तो वापस रिटर्न कर दो। तो वो उनकी स्टेट का रिवाज है, लेकिन इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना। वो उनके गांव का रिवाज है लेकिन इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, लेकिन उनके गांव में फॉलो होता है, दूसरे गांव में फॉलो नहीं होता। और बहुत सारे गांव ऐसे होते होंगे जो ये सोचते होंगे कि किसी घर की चीज लेनी नहीं है। अच्छा एक रिवाज और होता है, तुमने देखा होगा कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना, तुमने सुना होगा कई जगह बोला जाता है कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना, तो ये भी एक रिवाज है। लेकिन इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, पी लोगे तो भी कोई गुनाह नहीं है, नहीं पियोगे तो भी गुनाह। आजकल तो लोग पी लेते हैं, लेकिन पहले जमाने के लोग, जो पिक्चरों में तुमने देखा होगा, एक वो पिक्चर थी सूर्यवंशम, है ना, वो कई बार सेटमैक्स पे आती है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है। अब उसके अंदर वो क्या होता है कि वो जब वो अमिताभ बच्चन जब शादी कर लेते हैं एक लड़की को भगाकर, तो उसके घर, इसमें जब उस लड़की का फादर उसके घर में आता है तो क्या कहता है, हम लड़की के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तो वो एक रिवाज है, रिवाज चला रहा है ना, तो वो रिवाज हर जगह अलग होते हैं। तो मैंने बोला ना कस्टम दो तरीके के हो गए, लोकल कस्टम, जनरल कस्टम। तो लोकल कस्टम वो है जो उस पर्टिकुलर एक स्टेट पे लगते हैं या स्टेट के हिस्से। अच्छा हालांकि ना तुम्हारे ना स्टडी मैट में एक चीज गलत लिखी हुई है,
मगर जब हम एलएलबी पढ़ते हैं तो एलएलबी में तो हमको चीज पढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने ठीक नहीं करी उसको, लेकिन तुम्हारी स्टडी मेट में लिखा हुआ है कि जनरल कस्टम्स वो होते हैं जो थ्रू आउट द टेरिटरी लगते हैं ऑफ द स्टेट। यहां पे स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं है, यहां पे स्टेट का मतलब कंट्री है, पूरी कंट्री, जो पूरी कंट्री पे लगते हैं थ्रू आउट। और लोकल कस्टम्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट पे लगते हैं या पार्ट ऑफ द स्टेट पे लगते हैं, वो लोकल कस्टम्स होते हैं। मतलब यहां ना उसने जनरल में लिख दिया सिर्फ एक स्टेट पे लगते हैं, तो जो पूरी कंट्री पे लगेंगे फिर वो कौन से होंगे, तो इसलिए गलत लिखा हुआ था। जनरल कस्टम वो होते हैं जो पूरी कंट्री पे लगते हैं। हालांकि तुम पेपर में जब लिख के आओगे तुम ये वाली डेफिनेशन लिख के आना, दो जो बताई है, लेकिन स्टिल मैंने तुम्हारे को बता दी कि यहां पे स्टेट को स्टेट मत मानना, क्या मानना, कंट्री मानना, ताकि तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले तुम बता सको। मगर मैंने इसको छेड़ाछाड़ी इसलिए नहीं करी क्योंकि तुम्हारे स्टडी मेट में ये वर्डिंग लिखी हुई है, तुम्हारे को इसी के बेस पे नंबर देगा कि इन्होंने ये बोला कि जनरल कस्टम वो होते हैं जो पूरी एक पर्टिकुलर स्टेट पे लगते हैं, और लोकल कस्टम वो होते हैं जो स्टेट के किसी पर्टिकुलर हिस्से में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी विलेज में लगते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि ये गलत है प्रैक्टिकली जनरल कस्टम्स वो होते हैं जो पूरी कंट्री पे लगते हैं, और ये पूरी कंट्री पे लगते हैं, एग्जांपल सप्तपादी। और लोकल कस्टम वो होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट पे या स्टेट के हिस्से में लगते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गए लीगल कस्टम्स के दो पार्ट। तुम्हारे को मैंने ये वाला समझा दिया यहाँ पे, लेकिन पेपर में तुम डेफिनेशन कौन सी लिख के आओगे लोकल जनरल की, ये वाली जो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं कन्वेंशनल कस्टम्स। ये वाले जो कस्टम्स है ना, ये बिजनेस में यूज हो रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस में यूज होते हैं, ओनली इन केस ऑफ बिजनेस। ये खाली बिजनेस के केस में यूज होते हैं। अब ये बिजनेस के केस में यूज होता है, एग्जांपल देखना, कस्टम विच इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन एग्रीमेंट एंड एप्लीकेबल ओनली टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। अच्छा, ये वो कस्टम्स हैं जो जिन दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है खाली उन्हीं के ऊपर लगते हैं, बाकी किसी और के ऊपर नहीं लगते, और ये बिजनेस में फॉलो करने वाले कस्टम्स हैं। जैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा एग्जांपल लेके बात करते हैं। तुम दिल्ली के अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी कमर्शियल मार्केट है, जैसे मैं तो दिल्ली का, मैं दिल्ली का सदर, चांदनी चौक हो गया, सदर बाजार हो गया, ये दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी कमर्शियल मार्केट है। गांधीनगर हो गया, कपड़ों की मार्केट है बहुत बड़ी, गांधीनगर हो गया, एटसेट्रा। तो यहां पे ना बिजनेस करने के कस्टम्स बने हुए हैं। बिजनेस करने के कस्टम्स कैसे बने हुए हैं, अलग अलग रिवाज हैं कि मतलब बहुत सारे दुकानदारों ने सेटिंग कर रखी है कि हम लोग हुंडीज बनाएंगे। हुंडी समझते हो, हुंडी समझते हो क्या होता है? हुंडी का मतलब होता है कच्चा बिल, मतलब विदाउट जीएसटी बिल काटेंगे, विदाउट जीएसटी बिल काटेंगे, कच्चा बिल। अच्छा, तुम किराने की दुकान पे जाते हो तो उस पर जीएसटी वो ऐसे नहीं लगाता, वो तो कच्चा बिल बनाता है, कागज लेता है, कागज पे अच्छा तुमने ये लिया ये लिया ये लिया, बिल बनाया था, ऐसी चीज को हम बोलते हैं हुंडी, कच्चा बिल। मगर तुम ऑन द अदर हैंड जब तुम रिलायंस पे जाते हो तो वो प्रॉपर बिलिंग काट कर देता है, वो पक्का बिल होता है, प्रॉपर जीएसटी वगैरह शो हो रहा होता है। सिमिलरली क्या होता है कि जब आप गांधीनगर, सदर बाजार ऐसी मार्केट में आते हैं ना, दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक वो वाले दुकानदार हैं जो क्लियर कट बोलते हैं कि हमारा रिवाज है, कस्टम है कि हम खाली कैश में ही पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, क्रेडिट पे माल नहीं देंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरीके के बिजनेसमैन है जो ये बोलते हैं कि हम खाली क्रेडिट पे माल देंगे क्योंकि हमारे माल की वैल्यू ज्यादा होती है, कैश में जनरली नहीं देंगे, क्रेडिट पे माल देंगे। और अगर क्रेडिट देंगे भी तो क्रेडिट पीरियड खाली 1 मंथ का होगा, या उन्होंने रिवाज बना रखा है कि क्रेडिट पीरियड मैक्सिमम 1 मंथ का होगा। तो 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है कि 1 महीने में पेमेंट आ जानी चाहिए। क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है, 1 मंथ का मतलब क्या है कि 1 महीने में जो आपको उधार पे माल दिया गया उसकी पेमेंट आ जानी चाहिए। और ये हर बिजनेस ने अलग अलग, हर बिजनेसमैन ने अलग अलग क्या कहते हैं एरिया के अंदर अलग अलग बिजनेस को लेकर रूल्स बनाए हुए हैं। तो ये वो वाले कस्टम्स हैं जो सिर्फ बिजनेस में फॉलो होते हैं, और जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ खाली उन्हीं को फॉलो करने होते हैं। अच्छा, यहां पे कोई एग्रीमेंट वाली बात नहीं है। मैंने बोला कि भाई अच्छा एक बात बताओ, ये सप्तपादी है, ये सप्तपादी कंट्री के जो लोग शादी कर रहे हैं हिंदू रिलीजन में सबको फॉलो करने हैं। लोकल कस्टम में मैंने तुम्हारे को एग्जांपल देके बात करा, मंजे बिस्तरे वाले एक गांव के सारे लोग फॉलो करते हैं, सारे लोग फॉलो, इसके लिए कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वो चीजें जहां पे बिजनेस में यूज होती है, यहाँ पे जहां पे आपको ये कस्टम्स फॉलो करने के लिए पहले दोनों पार्टीज को, बिजनेसमैन लोगों को आपस में क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना होता है। उसके बाद ये डिसाइड होती है कि माल कैश पे आएगा, उधार पे आएगा, कितने टाइम का क्रेडिट पीरियड होगा, और हर एक एरिया वाले बिजनेसमैन लोगों ने अपने हिसाब से टाइम पीरियड सेट कर रखा है। तो ये हो गए कन्वेंशनल कस्टम्स। तो हमने भाई सम अप करा, तो हमने पढ़ा जी कस्टम्स कितने तरीके हो गए, काइंड्स ऑफ कस्टम्स, एक हो गए नॉन ऑब्लिगेटरी, एक हो गए ऑब्लिगेटरी। नॉन ऑब्लिगेटरी वो फटाफट सम अप करो, जो कि मैंडेटरी नेचर नहीं है, फॉलो करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो ठीक, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जांपल लिखवा रखा है। ऑब्लिगेटरी वो जो मैंडेटरी नेचर है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मैंडेटरी नेचर में वो जो कि सबको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर एक पर्टिकुलर मतलब जिनके ऊपर लॉ बने, सबको फॉलो करने वाला जिनके लिए प्रॉपर लॉ है,
ऑब्लिगेटरी का जो मैंडेटरी है, जिनके ऊपर लॉ बने हुए हैं, अगर कल कोई डिस्प्यूट हो तो कोर्ट इन्हें एक्सेप्ट करेगा, कोर्ट उनको एंटरटेन करेगा। फिर हमने देखा ऑब्लिगेटरी के दो पार्ट है, लीगल और कन्वेंशनल। तो मतलब ये पहली बात तो लीगल कन्वेंशन मतलब मैंडेटरी नेचर, मतलब इनके ऊपर लॉ बना हुआ है, अगर कल कोई डिस्प्यूट होगा तो केस कोर्ट में जा सकता है। लीगल में हमने पढ़ा दो चीजें हो गई, अच्छा और मैंने बोला ना हुंडीज का जो मैं जिक्र कर रहा था, आपको पता है हुंडीज का जिक्र किया हुआ है हमारे इंडिया में एक एक्ट है, कच्चे बिल का भी जिक्र हुआ है, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें इसकी जिक्र हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 है। अगर आपने किसी को कच्चे बिल पे भी माल दिया है और अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा, उधार पे माल दिया, तो आप केस कर सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, आप पे राइट है। तो हमने ये वो वाले कस्टम्स है जिनके ऊपर आप लीगली केस कर सकते हो, कोर्ट में एक्सेप्ट हो सकते हैं। इसमें पहले दो थे, हमने एक पढ़ा, एक लीगल, एक कन्वेंशनल। लीगल के दो पार्ट, लोकल और जनरल। लोकल वो जो एक पर्टिकुलर स्टेट पे लग रहे हैं, स्टेट के किसी पर्टिकुलर हिस्से में लग रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में। जनरल वो जो पूरी कंट्री पे लगते हैं। फिर कन्वेंशनल वो होगा जो सिर्फ बिजनेस, जिन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है बिजनेस को लेकर, सिर्फ उन्हीं के बीच में लगते हैं, बाकी लोगों पे नहीं लगते। ठीक है जी, आई होप आपने चार्ट बना लिया होगा तो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसको बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। तो बुक से पढ़ते हैं गाइस, देखना बड़े ध्यान से, मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। हाय, यहां से पढ़ना शुरू करो। तो हमने यहां तक तो बात कर ली, अब कस्टम्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कस्टम्स हमने बड़ा सोर्सेज ऑफ लॉ मेनली तीन होते हैं। कस्टम्स के बेस पे लॉ बनाए जाते हैं, कुछ लॉ पॉजिटिव बनते हैं, कुछ नेगेटिव, मतलब कुछ उन कस्टम्स को कंटिन्यू करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जांपल शादी वाला केस, कुछ उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए बनाए जाते हैं लॉ, कि ये कस्टम चल तो रहा है लेकिन सही नहीं है। एग्जांपल डोरी, बाल विवाह, ये सब। और कुछ कस्टम ऐसे चल रहे हैं लेकिन लॉ नहीं बनता, एग्जांपल शेविंग ऑफ हेड, सबके एग्जांपल दिए। अब कस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं। अ कस्टम टू बी वैलिड मस्ट बी ऑब्जर्व कंटिन्यूअसली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट एनी इंटरप्शन। मतलब कह रहा है कोई भी कस्टम को अगर लॉ बनाना है, कि अगर कोई पर्टिकुलर रीति रिवाज है जिसको आप फॉलो करते आ रहे हो, अगर उसको लॉ बनाना है तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो कितने पुराने समय से चला आ रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन। विदाउट एनी इंटरप्शन मतलब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब बंदे खुश हैं उस चीज से, है ना। या अब ऑन द अदर हैंड एक दूसरी चीज भी देख सकते हैं कि सब बंदे दुखी हैं उससे और पहले चलता आ रहा है। अब दोनों का एग्जांपल जोड़ लो, शादी वाला पहले चलता आ रहा था और किसी को भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, चलता आ रहा है तो उसको भी लॉ बना, लेकिन वो पॉजिटिव लॉ बना, मतलब उसे कंटिन्यू करने के लिए लॉ बनाया गया। ऑन द अदर हैंड डॉरी और ये बाल विवाह टाइप वाला सिस्टम, ये भी पहले से चलता आ रहा है, लेकिन उसको नेगेटिव थे, लोग इंटरप्ट करते थे, लोग परेशान होते थे। कितने लड़कियों के माँ बाप डॉरी देते वक्त बाद में इतने इतने लोन उठा लेते थे, बाद में चुका ही नहीं पाते थे कर्जे, तो परेशान होते थे। उसके लिए भी लॉ बना, लेकिन उसे क्या करें, रोकने के लिए लॉ बना। तो कह रहे किसी भी कस्टम को लॉ बनाना है, भले उसे कंटिन्यू करने के लिए, रोकने के लिए, तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो काफी लंबे समय से चलता आ रहा हो, बहुत जमाने सबको उसके बारे में वेल नोन हो, पता हो, और विदाउट एनी इंटरप्शन चलता आ रहा हो। अच्छा, मैंने विदाउट एनी इंटरप्शन मतलब कोई रोक ना लगा रहा हो, मतलब ये पॉजिटिव कस्टम की बात कर रहा है अभी, जैसे शादी वाला केस। लेकिन मैंने ऑन द अदर हैंड दूसरा भी बता दिया कि अगर इंटरप्शन हो भी रही है, दिक्कत हो भी रही है लोगों को, तो उसके लिए भी उन कस्टम्स पे लॉ बनता है, लेकिन उसे रोकने के लिए बनता है। कह रहा है फर्दर अ प्रैक्टिस मस्ट बी सपोर्टेड नॉट ओनली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट इट मस्ट आल्सो बी सपोर्टेड बाय द ओपिनियन ऑफ द जनरल पब्लिक एंड मोरालिटी। लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से मतलब बदलेगा। कह रहा है खाली ये नहीं है कि उस कस्टम को कंटिन्यू करने के लिए लॉ बनाना है, तो वो लंबे समय से चलता आ रहा है तो बस उसे लॉ बना देंगे। ये भी देखना पड़ेगा क्या उसे पब्लिक के लिए वो बढ़िया है या नहीं है, पब्लिक की ओपिनियन ली जाएगी, और ये भी देखा जाएगा कि वो मॉरली ठीक है या नहीं है। अब इससे वो आंसर निकल कर आता है। जैसे कहने को तीनों के एग्जांपल लेते हैं, शादी वाला केस है, 7 फेरे वाला, ये भी बहुत पहले चलता आ रहा है। डॉरी मतलब राजा महाराजाओं के टाइम से, डॉरी भी राजा महाराजाओं के टाइम से चलती आ रही है। और ये जो तुम्हारा तीसरा केस है जो मैंने बाल विवाह, ये भी पहले के जमाने चलता आ रहा है, राजा महाराजाओं के टाइम से। लेकिन अब जनरल ओपिनियन जब ली गई होगी, जब जनता की ओपिनियन ली गई होगी, आसपास के लोगों से पूछा गया होगा कि क्या सही है मॉरली, क्या गलत, तो फिर क्या डिसीजन निकल के आए होंगे कि भाई शादी वाला केस जो 7 फेरे वाला है वो तो ठीक है, लेकिन डॉरी में बहुत सारे लोग बेचारे नहीं दे पाते हैं, और बहुत सारे लोगों को कर्जा उठाना पड़ता है, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं बाद में, तो वो गलत है, तो उसके ऊपर लॉ फिर पॉजिटिव नहीं बनता, उसे रोकने के लिए बनाया जाता है। सेम बाल विवाह में बच्चों में मैच्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चों का लॉ, तुमने शादी करवा दी, अभी उन्हें दीन दुनिया की समझ नहीं है, वो भी मॉरली ठीक नहीं है। तो कह रहा है खाली पुराने समय से चलता आ रहा, खाली ये नहीं देखना कि वो चीज मॉरली भी सही होनी चाहिए। आगे However, every custom need not become law। और कह रहा है कुछ कस्टम ऐसे जो पहले से चलते आ रहे हैं लेकिन लॉ नहीं बनते। एग्जांपल शेविंग ऑफ हेड वाला जो एग्जांपल दिया, इसको हम नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम बोलते हैं, आपको पता है। चलते तो ये भी पहले से आ रहे हैं लेकिन इनके ऊपर कोई लॉ नहीं है। मुंडन करवाना, शेविंग ऑफ हेड, ऐसे दुनिया जहान के कस्टम, वो जो मैंने अभी तुम्हारा वर्मा कम्युनिटी के अंदर वो जो कान छिदवाने वाले एग्जांपल भी थे, चलते आ रहे हैं लेकिन इन पर कोई लॉ नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है हिंदू मैरिज एक्ट प्रोहिबिट्स मैरिजेस व्हिच आर विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप समझते हो?
ब्रदर ने सिस्टर के साथ ही शादी कर ली, ब्रदर सिस्टर मैरिज, ब्रदर सिस्टर मैरिज, फादर डॉटर मैरिज। क्या हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर क्या शादी करना अलाउड है? 7 फेरे लेकर करो, है ना। मदर सन और मैरिज, मदर और सन की मैरिज, मदर और सन की मैरिज क्या अलाउड है? कि भाई ऐसा होता है? अच्छा, आजकल सुनने में तो आ जाता है मदर सन की मैरिज, वो स्टेप मदर ने सन से शादी कर ली, ये वो। अच्छा, एक भाई मामा की लड़की से शादी कर ली, अपने चाचा की लड़की से शादी कर ली, ताऊ की लड़की से शादी कर ली। क्या होता है हिंदू रिलीजन में? सिख रिलीजन में नहीं होता। तुम्हें कुछ कम्युनिटीज में दिख जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी में आई थिंक अलाउड होती है चीज, लेकिन वो बिल्कुल क्लोज रिलेशन में नहीं होती, जहां तक मेरे मैं श्योर हूं। कोई मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा बता पाएगा, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है। मगर उनमें बहनों से शादी हो जाती है, लेकिन वो दूर की होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लोज नहीं होती कि अच्छा। मगर मैंने कुछ क्लोज भी देखी है। मैंने, मेरे एक रियल एग्जांपल है, मेरी 4 गली छोड़ के एक फ्रेंड रहता है मेरा मुस्लिम, उसने अपनी सगे मामा की लड़की से शादी करी। लेकिन हिंदू रिलीजन में तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं उनके रिलीजन को गलत नहीं बोल रहा, मुस्लिम रिलीजन को, मतलब उनके यहाँ वो चीज एक्सेप्ट होती है, उनके यहाँ वो चीज एक्सेप्ट होती है। अभी पढ़वाऊंगा यहाँ पे, उनके यहाँ वो चीज एक्सेप्टेबल है, हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब जरा पढ़ना, कह रहा है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ मैरिज ऐसी जो कि प्रोहिबिटेड मैरिज है। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज का मतलब है कि ये चीज करना अलाउड नहीं। शादी तो करो 7 फेरे में, लेकिन इस तरीके से मत करो जैसे भाई बहन ने आपस में कर ली, बाप ने आपको अपनी बेटी पसंद आ गई, उसने अपने आपस में कर ली। आपको याद होगा बहुत पहले एक बार ये स्टेटमेंट थी मुकेश भट्ट की, महेश भट्ट की। आलिया भट्ट का बाप कौन है यार? मुकेश भट्ट है, महेश भट्ट है? महेश भट्ट है मेरे ख्याल से। स्टेटमेंट थी कि मेरे को उनकी आलिया भट्ट का बाप है वो, नहीं यार, पूजा भट्ट और आलिया भट्ट क्या? पूजा भट्ट कौन है? वो आलिया भट्ट की माँ है। मेरे को रिलेशन नहीं पता यार, आपको इतना पता होगा, बस इतना पता मेरे को कि पूजा भट्ट आलिया भट्ट की माँ नहीं है, आई थिंक बहन, माँ भी हो सकती है, मेरे को पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, चेक कर लेना। मेरे को इतना, मैं बॉलीवुड देखता नहीं हूं। लेकिन बहुत पहले की बात है कि जो पूजा भट्ट थी ना, महेश भट्ट की बेटी, आई थिंक वो अपने टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल हुआ करती थी। तो उसने, महेश भट्ट की स्टेटमेंट थी कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। ये स्टेटमेंट थी, बहुत वायरल हुई थी। तो इसका मतलब वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज के अंदर आता है। हिंदू मैरिज एक्ट में एक्शन हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। तो वो कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लॉ तो है, मतलब कस्टम्स ऐसे हैं जो लॉ बन गए हैं, और कुछ कस्टम मैंने बताया पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करना अलाउ कर दिया, लेकिन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में मना कर दिया, कि मतलब जो क्लोज मैरिज है, क्लोज रिलेशन में, वो करना अलाउड नहीं है। हाउएवर द एक्ट स्टिल परमिट द मैरिज विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इफ देयर इज अ प्रूवन कस्टम विद इन अ सर्टेन कम्युनिटी। लाइन को फोकस करो। लेकिन कह रहा है एक्ट ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों में या किसी पर्टिकुलर प्रजाति के लोगों में अगर ये चीज अलाउड है, प्रोहिबिटेड डिग्री वाली, तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया हिंदू रिलीजन के अंदर अलाउड नहीं है, हिंदू रिलीजन के अंदर, लेकिन मुस्लिम रिलीजन में अलाउ कर रखा है कि आप दूर की बहन से कर लो। और मैंने तो क्लोज बहन में भी होता हुआ देखा शादी, कि मतलब सगे मासी की लड़की से कर ली, सगे ताऊ की लड़की से कर ली, तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा है ऐसा नहीं है कि ये सब जगह मना है। कह रहा है कस्टम टू कस्टम, मतलब ये कस्टम जो होते हैं रिलीजन टू रिलीजन और कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी भी करते हैं। Custom can simply be explained as those long established practices or unwritten rules which have acquired binding or obligatory character. कह रहा है कस्टम लॉ बन सकते हैं कब? अगर वो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं और हमारे को लगता है कि ये ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर के बना देने चाहिए, इनके ऊपर लॉ बना देना चाहिए, तो फिर वो बन सकते हैं। कह रहे हैं एंशिएंट सोसाइटीज, मतलब पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, कस्टम वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। पहले से माना आ रहा है कि पुराने जमाने से माना आ रहा है कि अगर ये चीज समाज में चलती आ रही है तो मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, इसके ऊपर लॉ बना देना चाहिए। इनफैक्ट इट वाज कंसीडर्ड एज अ रियल सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम को तो सबसे ज्यादा रियल सोर्स ऑफ लॉ माना जाता था पहले के जमाने में, क्योंकि पहले रीति रिवाज ही चलते थे। रीति रिवाज बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी पहले। आज के में तो लोगों की जुबान की कोई औकात नहीं है ना। पहले के जमाने में तो लोगों की जुबान बहुत बड़ी चीज होती थी, भाई उसने बोल दिया तो वो चीज माननी पड़ेगी, ऐसा होता था। आजकल तो लोग कहते हैं वो कौन, मेरे से बड़ा कोई नहीं, सब अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन गांव देहात में तुम आज भी जाओगे तो लोगों की जुबान की कदर है। बड़े बड़े शहरों में तो लोग जुबान की कदर नहीं करते, सिर्फ पैसे की कदर करते हैं। अगर बंदा पैसे वाला तो उसकी सुनेंगे, वरना नहीं सुनते। कह रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एट द एडवांस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ डिमिनिश एंड अदर सोर्सेज सच एज जुडिशियल बिजनेस लेजिस्लेशन गेन इंपॉर्टेंस। लाइन आ गई ना। कह रहा पहले के जमाने में कस्टम बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी कि इसी के बेस पे लॉ बनाओ, कि ये प्रथा फॉलो हो रही है। लेकिन कह रहा आज के में जैसे लोग मॉडर्न होते गए, जैसे ज्यादा एजुकेशन आती गई, तो लोगों ने कस्टम को बेकार मानने लगे और लोग इन दो चीजों पर ज्यादा फोकस करने लगे। जज ने बोला है तो लॉ मानेंगे, या उसके ऊपर एक्ट बन चुका है तो उसको फॉलो करेंगे।
रिवाज को फॉलो करो ना करो, मन करता है तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। कह रहा है समय के साथ चीजें बदल गई, लोगों ने रीति रिवाजों को फॉलो करना बंद कर दिया, अब लीगल तरीके से चलना प्रेफर करते हैं। तो वो नीचे के 2 पॉइंट फॉलो करते हैं लेकिन कस्टम वाला पॉइंट फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन पहले के जमाने में कस्टम्स को, रिवाजों को, रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाती थी, इसलिए लॉ बनाने से पहले कस्टम्स को देखा जाता था। लेकिन आजकल लोग इतना देखते नहीं है। कह रहा है लीगल कस्टम्स जो होते हैं, देखो यहाँ पे स्टूडेंट सीधा लीगल कस्टम पे आ गए ना। अब मैंने, इन्होंने ये नहीं बताया कि लीगल कस्टम किसका पार्ट है, ऑब्लिगेटरी कस्टम का पार्ट है ना। और कस्टम भी 2 होते हैं, नॉन ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने बोला तुम्हारे स्टडी मैट में गलत ड्राफ्टिंग की गई है। और कह रहा है लीगल कस्टम के 2 पार्ट हैं, एक जनरल और एक लोकल। अब जनरल कस्टम क्या होता है, लोकल कस्टम क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है। और कह रहा है तीसरे कस्टम वो होते हैं जो कन्वेंशनल कस्टम होते हैं, जो कि जिन पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट करा है बिजनेस करते वक्त सिर्फ उन्हीं को फॉलो करने होते हैं। अच्छा, एक कन्वेंशनल कस्टम तो अलग चीज होती है। और ये तीनों कस्टम किसका पार्ट होते हैं, ऑब्लिगेटरी कस्टम का पार्ट होते हैं, आपको पता है। तो ऑब्लिगेटरी कस्टम्स के 2 पार्ट थे, हमने पढ़ा कौन कौन से, एक तो लीगल और एक कन्वेंशनल। और ये 2 जो कस्टम थे किसका पार्ट थे, लीगल का। ये अब आपको पूरा चार्ट बना पड़ा है। तो तुम समझो, इन्होंने तो बड़े घटिया तरीके से ड्राफ्ट करा है, लेकिन तुम्हारे को चार्ट के थ्रू पता है कौन किसका पार्ट है। कि भाई सबसे पहले ऊपर ऑब्लिगेटरी, नॉन ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी के 2 पार्ट लीगल और कन्वेंशनल, लीगल के 2 पार्ट लोकल और जनरल। इन्होंने तो सीधा इतना ऐसे तरीके से लिख दिया, काइंड ऑफ कस्टम 3, जनरल, लोकल और कन्वेंशनल। बड़े घटिया तरीके से ड्राफ्टिंग करी है। लेकिन कौन किसका पार्ट होता है और किसमें इन कस्टम्स का क्या काम है आपको पता है। जनरल कस्टम वो होते हैं जो पूरी इंडिया, अच्छा ऊपर हेडिंग लिखे, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है लीगल कस्टम 2 टाइप में डिवाइड है, क्योंकि तो लीगल का पार्ट है ना। और कन्वेंशनल तो अलग ही चीज हो गई, कन्वेंशनल तो एक अलग कैटेगरी हो गई, सेपरेट कस्टम हो गया। तो लीगल के 2 पार्ट, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के नीचे 2 लिखा है ना, तो इसको ठीक भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि कन्वेंशनल को क्या कर दो, अलग कैटेगरी बना दो, क्योंकि किसका पार्ट है, कन्वेंशनल कस्टम्स का इसका पार्ट नहीं बनाते ना, अलग कर दिया मैंने उसको। लीगल कस्टम के 2 पार्ट हैं, जनरल और लोकल और कन्वेंशनल। और तीनों कौन होते हैं आपको पता है। अब कुछ टेस्ट है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या चीज है, मजा आएगा, यू विल लव इट। तो अब गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तीनों वो काइंड्स ऑफ कस्टम्स तो पढ़ लिए, जनरल कस्टम, लोकल कस्टम, ये लीगल कस्टम का पार्ट, और कन्वेंशनल कस्टम अलग चीज होती है, आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे मैं और क्या पढ़वाने वाला हूं आपको, यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है, हम ये कुछ टेस्ट पढ़ने वाले हैं। टेस्ट किस चीज के टेस्ट हैं, ये ना पॉइंट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यहां से नीचे लेकर चलते हैं। इस टेस्ट का क्या है, हमारे इंडिया में जो जूरिस्ट होते हैं, जूरिस्ट, आप समझते हैं जूरिस्ट कौन होते हैं, लॉ मेकर्स, जो लॉ बनाते हैं उनको जूरिस्ट बोलते हैं। और जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स के अंदर कौन होगा, जजिस। उन्होंने कुछ असेंशियल टेस्ट बताए हैं फॉर कस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ। मतलब हमारे इंडिया में, मतलब आप इसको ऐसे समझो, टेस्ट का मतलब है कि हमारे इंडिया में कौन से कस्टम को लॉ बनाना है और कौन से कस्टम को लॉ नहीं बनाना। उसके लिए हमारे इंडिया में जो लॉ मेकर्स हैं और जो जजेस हैं, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताए हैं, कुछ फैक्टर्स बताए हैं। वो फैक्टर्स ये हैं, उनको हम टेस्ट बोलते हैं, कि अगर ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब वो वाला जो क्या कहते हैं कस्टम है वो लॉ बन सकता है। अगर ये सारी चीजें पूरे हो रही हैं, तो इसका मतलब है इस कस्टम को लॉ बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये कहने की सेंस ये समझो कि जैसे सप्तपादी है, अब वो पॉजिटिव लॉ बना कि शादी हो सकती है, मतलब उसको लॉ बनाने से पहले सारे टेस्ट किए गए होंगे कि इसको लॉ बनाने का फायदा है नहीं, ये सारी चीज चेक की गई होंगी। सेम ऑन द अदर हैंड जो बाल विवाह है और डॉरी है, उसको वो भी एक कस्टम था, प्रथा थी, रिवाज था, लेकिन उसको लॉ बनाकर रोका गया। तो उसको रोकने से पहले भी ये सारे टेस्ट चेक किए गए होंगे। इसका मतलब इंडिया में अगर किसी कस्टम को लॉ बनाना है, अब वो लॉ उसको कंटिन्यू करने के लिए बनाया जा रहा है या उसे रोकने के लिए बनाया जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी कस्टम को लॉ के अंदर तब्दील किया जा रहा है, तो उसको अच्छा लॉ के फॉर्म में तब्दील करने का तो लॉ मेकर, तब देखो आपको पता है मेनली लॉ 2 लोग बनाते हैं, या तो मेनली तो पहले तो प्राइमा फेसी लॉ तो पार्लियामेंट ही बनाती है, लॉ मेकर ही बनाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारे को बताया कि अगर कोई लॉ मेकर का लॉ साइलेंट है, अगर कोई एक्ट में कोई बात नहीं लिखी है और ऐसा कोई मैटर किसी कोर्ट के अंदर चला गया, तो जज अपने पास से उस मैटर पे जजमेंट अगर पास कर देता है, तो वो जजमेंट एक्ट एज अ लॉ काम करती है। तो मैं कह सकता हूं कि मेनली लॉ मेकिंग बॉडी, वैसे तो प्योरली लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, कोर्ट कभी लॉ मेकिंग बॉडी नहीं होती, लेकिन कोर्ट के कुछ डिसीजंस जहां पे लॉ साइलेंट है वो एक्ट एज अ लॉ काम कर सकते हैं। तो अगर कोर्ट किसी मैटर पे लॉ बना रहा है, मतलब वो जजमेंट दे रहा होगा, वही लॉ मानी जाएगी। या जो एक्चुअल लॉ मेकर है, अगर वो किसी मैटर पे लॉ बना रहे हैं,
और वो किसी कस्टम को फॉलो करके लॉ बना रहे हैं कि इस कस्टम को लॉ में बनाना है या नहीं बनाना। तो उसके लिए कुछ टेस्ट देंगे, वो कुछ टेस्ट चेक करेंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, कि इन सब के बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि इस कस्टम के ऊपर लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव या बनना ही नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल वो शेविंग ऑफ हेड वाला एग्जांपल दिया, तो कस्टम तो वो भी है, मुंडन करवाने वाला, किसी की डेथ के बाद क्लीन शेव हेड करवा लेते हैं वो लोग, मगर वो उसके लिए कोई लॉ नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, कोई लॉ ही नहीं है। लेकिन सप्तपादी वाला पॉजिटिव लॉ है कि ये फॉलो होगा, और जो चाइल्ड मैरिज है और वो डोरी वाला है वो नेगेटिव लॉ है कि ये नहीं होगा, लेकिन उन पे लॉ है, लेकिन इस पे तो कोई लॉ ही नहीं है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आता है एंटीक्विटी। पहला टेस्ट कौन सा टेस्ट है? एंटीक्विटी। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। तो हमको किस चीज के टेस्ट पढ़ रहे हैं? अगर आप देखो तो जूरिस ने और कोर्ट्स ने, जूरिस कौन होते हैं? लॉ मेकर। कोर्ट्स कौन होते हैं? हम आपको पता ही है। उन्होंने कुछ एसेंशियल टेस्ट बताए हैं फॉर कस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ लॉ, कि कब कौन से कस्टम को लॉ बनाना चाहिए और कब एज किसी कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कुछ टेस्ट बताए हैं। पहला टेस्ट है एंटीक्विटी। एंटीक्विटी बना, एंटीक्विटी वर्ड इन्होंने निकाला एंटीक से। हम कहते हैं एंटीक मतलब बहुत पुराना, तो उससे निकाला इन्होंने वर्ड। इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड कस्टम शुड हैव बीन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी। देखो, एक होता है कि हम ये बोलते हैं कि भाई ये चीज पिछले 20 साल से चली आ रही है, 50 साल से चली आ रही है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेमोरी में चीज है कि कितने सालों से चली आ रही है। हमने किसी से पूछना आपकी दुकान कितनी पुरानी है, वो बोलता है सिंस 1948 चल रही है, सिंस 1950 चल रही है, मतलब उसकी मेमोरी में बात है कि दुकान कब से चल रही है। लेकिन लॉ कहता है कि कस्टम जब हम लॉ बनाते हैं ना, तो वो कस्टम इतना पुराना होना चाहिए कि लोगों को भी नहीं पता कि साला चल कहां से आ रहा था। कई बार हमें क्वेश्चन बोल लेते हैं ना कि मुर्गी पहले आई थी, अंडा पहले आया था, हम कई बार ऐसे बोल देते हैं मजाक मजाक में, जो आज तक किसी को नहीं पता है ना। पहला इंसान कब आया था दुनिया में, लोग बताते रहते ना, एडम ही पता नहीं क्या क्या, मेरे को नहीं पता फलाना, लेकिन ऐसे बातें चलती हैं। तो सेम इस तरीके से कि कोई कस्टम को अगर लॉ बनाना तो इतना पुराना लॉ होना चाहिए कि लोगों को भी नहीं पता कि कब से चलते आ रहे हैं, लेकिन चलते आ रहे हैं। हम बोलते हैं ना पापा ये क्यों करवाते हो, कई बार ऐसा होता है ना, तुमने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, रात को घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए, कुछ लोग डायलॉग बोलते हैं, हमारे घर में रिवाज है, हमारे घर में प्रथा है। वो उस टाइम की चलती आ रही है कि हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते थे। पापा लोग क्या बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते थे। अब उनके बड़े बुजुर्ग ने उनको सिखाया, उन्होंने हमको सिखाया, हमें भी नहीं पता मतलब कि ये चीजें कितनी जनरेशन से चलती आ रही हैं। इसको हम बोलते हैं, ऐसे कस्टम्स को हम लॉ बनाने के लिए सोचते हैं। तो कह रहा है अगर किसी भी कस्टम को अगर आपको लॉ बनाना है तो पहले तो वो इतना पुराना होना चाहिए कि वो बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी होनी चाहिए, हमें पता ही नहीं कब से चलता आ रहा है। तो इधर एंटीक्विटी वर्ड बना एंटीक। एंटीक मतलब इतना पुराना है कि हमें पता ही नहीं आ रहा कब से चलता आ रहा है। However, in India, there is no such time limit for deciding the antiquity of custom. आगे ना, मगर इंडिया में कोई टाइम लिमिट नहीं बताई कि भाई इतने टाइम के बाद उस कस्टम को लॉ बनाएंगे। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। कस्टम पुराना होना चाहिए कि पुराने जमाने चलता आ रहा है वो, और अगर हमें लगता है कि इसको लॉ बना देना चाहिए तो सरकार को लगता है कि अगर इमेमोरियल टाइम है, मतलब पता ही नहीं लग पा रहा कि कितने सालों से चलता आ रहा है, बस यही एक कंडीशन है, तो आप उस कस्टम को लॉ बना सकते हो। आप उस कस्टम को लॉ बना सकते हो। पहली कंडीशन ये है कि वो कस्टम, वो प्रथा इतनी पुरानी होनी चाहिए कि सालों सर सालों, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जो शादी वाला कंसेप्ट था 7 फेरे वाला, वो तो आपने देखा होगा रामायण वगैरह में, और वो बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं वो कंसेप्ट। तो इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि वो कब से चलते आ रहे हैं, किसने शुरू करे थे। तो ऐसे कस्टम्स को लॉ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इट शुड बी कंटिन्यूअस। अब कह रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी बने तो थे, क्या वो चल भी रहे हैं? बहुत सारे कस्टम्स ऐसे थे जो पहले के जमाने में थे लेकिन अब फॉलो नहीं होते हैं, अब फॉलो नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें एक बात बताता हूं। पहले के जमाने में प्रथा होती थी, तुम्हें बहुत सिंपल बता रहा हूं, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, लोगों पे टाइम नहीं है। पहले के जमाने में प्रथा होता था कि जब किसी की डेथ हो जाती थी, 13वीं करते थे, है ना, 13वीं करते थे, 14वीं करते थे। 13वीं का मतलब क्या होता था कि 13वें दिन पे डेथ के बाद कुछ पूजा वगैरह और की जाएगी, है ना। चौथा होता था, 13वीं होती थी, ऐसा होता था ना। आजकल अच्छा 13वीं का मतलब वो 13वें दिन पे होती थी, इसलिए उसे 13वीं बोलते थे कि भाई 13वें दिन पे कुछ रस्में हो रहा है, वो निभाई जाएंगी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। आजकल लोग इतने कमर्शियल हो गए हैं कि लोग आज बंदा मरा, अगले दिन ही चौथा 13वीं करके एक ही दिन में चौथे की और 13वीं की पूजा करवा देते हैं और खत्म, और तीसरे दिन से चौथे दिन से काम पे चले जाते हैं। मतलब लोगों ने उन रिवाजों को फॉलो करना बंद कर दिया। वो प्रथा थी लेकिन कॉन्टिन्यूटी में नहीं चल रही, कॉन्टिन्यूटी में नहीं चल रही, है ना। तुम दिल्ली शहर, मुंबई शहर में देखोगे ना, गांव देहात में तो आज भी ऐसा होता है कि अगर अच्छा गांव देहात में तो आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा मर गया तो उसकी जो जलाने के बाद जो अस्थियां हैं उसको गंगा मैया में या दूर दूर लेके जाते हैं, है ना। दिल्ली शहर के अंदर लोग अब गंगा मैया नहीं लेके जाते। आसपास अगर जमुना दिख रही है, आसपास कोई और नदी दिख रही है, बहुत सारे लोग तो उसी में बहा देते हैं। बहुत रेयर लोग हैं जो आज भी जाते हैं उन जगहों पे।
पवित्र स्थानों पर, वरना लोग इधर ही निभा देते हैं, टाइम नहीं है। सेम ये जो 13वीं का कंसेप्ट, चौथे का कंसेप्ट, चौथे का क्या, चौथे दिन पे उतरा, 13वीं का 13वें दिन पे उतरा, बंदे के मरने के बाद वो रस्में होती थी। अब वो कोई वेट नहीं करता, आज बंदा मरा, अगले दिन ही 13वीं करा दी, अगले दिन चौथा करा दिया, एक ही दिन में दोनों रस्में निभा के तीसरे दिन बंदा काम पे। तुम दिल्ली में करोल बाग, सदर बाजार, ये बड़े बड़े एरिया के बिजनेसमैन लोगों को देखो, इस तरीके से हालात हो गए। मतलब वो चीजें, रिवाज जो थे वो कंटिन्यू नहीं रहे, तो ऐसे रिवाजों के लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कस्टम वही वैलिड होगा जो कि कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है, जैसे शादी वाला काम था वो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, इसलिए मजबूरी हो गई थी कि उसके ऊपर लॉ बना दो। सेम डॉरी कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, आज तक चल रही है, इसलिए मजबूरी हो गई थी कि लॉ बनाकर इसको रोक करवा दिया जाए कि सही नहीं है। बाल विवाह कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से चलती चली आ रही थी, आज तक चलती आ रही है गांव देहातों में राजस्थान के, तो इसको रोक रखवा दो। तो अब बड़ी बात तो यह है कि वो कस्टम, पहली बात तो बहुत पुराना होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि खाली पुराना है, जैसे भी चौथे वाले रस्म, 13वीं वाली रस्म, ये है तो ये भी पुरानी, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं चल रही, चल नहीं रही। तो कह रहा है खाली एंटीक्विटी का मतलब पुरानी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस का मतलब वो पुरानी समय से चलती भी आ रही होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो खाली पुराना होने से कुछ नहीं होगा, वो कस्टम चल भी रहा है या नहीं चल रहा आज के जमाने में भी, अगर वो आज भी चल रहा है तो उसके बेस पे सोचा जाएगा कि लॉ बनाना है नहीं बनाना। तो कह रहा है इट मस्ट हैव बीन एंजॉयड विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन। आ गई ना, जैसे शादी वाला केस है, वो 7 फेरे उस टाइम भी चल रहा है, अभी चल रहा है, और विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन चल रहे हैं, मतलब इसको कोई रोक नहीं रहा था। फिर बाद में तो फिर लॉ ही बना दिया गया। कह रहा है अगर लॉन्ग इंटरवल से कोई चीज चल रही है लेकिन अगर उसमें इंटरप्शन है, वो डिसरप्टेड, देखो लॉन्ग इंटरवल डिसरप्टेड प्रैक्टिस ऑफ कस्टम रेज डाउट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द सेम। कह रहा है कोई चीज अगर लॉन्ग टाइम से गैप में है, कंटिन्यूटी में मेंटेन नहीं हो रही, रुक रही है, कभी वो प्रथा फॉलो होती है, कभी नहीं फॉलो होती है, तो फिर इसका मतलब वो कस्टम बढ़िया कस्टम नहीं है, वो रिवाज बढ़िया रिवाज नहीं है, उसको कंटिन्यू ना करो, उसको लॉ ना भी बनाओ तो चल, कोई दिक्कत नहीं, मतलब चलेगा। मजा तो तब है कॉन्टिन्यू कस्टम का कि अगर वो इतना पुराना है और वो लंबे समय चलता चला आ रहा है और आज तक लोग उसको फॉलो करें, ऐसे कस्टम को लॉ बनाने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट आता है रीजनेबलनेस। कहता है आप जब कस्टम को लॉ बना रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, फैक्टर सोर्स ऑफ काम करना पड़ेगा, क्या उसको रीजनेबलनेस करता है, क्या उससे लोगों को फायदा मिल रहा है, क्या उससे लोगों के बिलीफ जुड़े हुए हैं। जैसे लोग साथ फेरे रहते हैं, उसको हम ये मान के चलते लोगों का एक बिलीफ सिस्टम है वहां पे कि हम 7 जन्म निभाएंगे इसलिए निभा रहे हैं, है ना, वो वगैरह वगैरह, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम जुड़े हुए हैं उसके साथ, तो लोगों को वो पॉजिटिव वाइब आती है वहां से, तो लोग करते हैं उन चीजों को फॉलो। लेकिन जो रिवाज ऐसे हैं जहां पे आपको पॉजिटिव वाइब नहीं आती और आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अननेसेसरी के बनाए हुए हैं, अगर उस पर लॉ नहीं बना तो नहीं चले। तो पहले कह रहा है किसी भी कस्टम पे लॉ बनाना है, भले वो पॉजिटिव लॉ बनाना है उसे कंटिन्यू करने के लिए, उसे रोकने के लिए, तो कह रहा है पब्लिक की ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है कि पब्लिक के लिए चीज रीजनेबल है, क्या पब्लिक को इससे फायदा मिलेगा। जैसे डिवोर्स के वो डॉरी को लेके लॉ बनाया, तो वो पब्लिक की ओपिनियन लेकर बनाया कि पब्लिक ही कहती थी कि हम परेशान हो जाते हैं, हमारे पे इतना कर्ज चढ़ जाता है, तो पब्लिक की ओपिनियन लेके पब्लिक की रीजनेबलनेस के लिए लॉ बनाया गया ताकि उनका भला हो सके, ताकि वो दहेज प्रथा से बच सके, ताकि उनके ऊपर कर्जे ना चढ़े। और ऑन द अदर शादी में उनका बिलीफ सिस्टम था कि इससे अच्छा होगा, तो वैसे वाली प्रथा चल रही है। और नेक्स्ट आता है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब है कि वो चीज मोरली ठीक होनी चाहिए, किसी के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। अच्छा आपको पता है बहुत सारी जगहों पे प्रथा होती थी पहले कि अगर आप शादी नहीं भी कर रहे ना तो आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और बहुत सारे गांवों में या बहुत सारे शहरों में लोग क्या करते थे, बच्चे अडॉप्ट करते थे बिना शादी करे। लेकिन ना उसका नाजायज फायदा उठने लगा। कैसे उठने लगा? जो मेल इंसान होता था, मेल, अगर मान लो उस मेल ने शादी नहीं करी, वो क्या करता था, एक लड़की गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करता था और बाद में उसको सेक्सुअल पर्पसेस के लिए यूज करता था। और उनके गांव में प्रथा चली आ रही है, तुम कभी वेब सीरीज भी देखते हो कि बहुत सारे गांवों में प्रथा है कि ये सेक्सुअल क्राइम्स के अंदर ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इवन बहुत सारे गांव में तो ये भी प्रथा है कि फैमिली के 2 या 3 मेंबर एक ही वुमन के साथ सब गलत काम करेंगे। प्रथा चलती आती है, मतलब बड़ा अजीब सा सिस्टम है कुछ जगहों पे, वो उनके गांव की प्रथा है। क्या ऐसी चीजों को सपोर्ट करना चाहिए, लॉ बनना चाहिए? नहीं। तो अब वो भी तारा देखो, कह रहा है जो कस्टम हम बना रहे हैं वो इमोरल नहीं होना चाहिए, मतलब संस्कारों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो वैलिड कस्टम कहलाएगा। कह रहा है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कस्टम रिवाज तो है लेकिन वो इमोरल है, तो उनके ऊपर बैन लगना चाहिए। जैसे एग्जांपल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मथुरा नाइकॉन वर्सेस एसु नाइकेन के केस में 1880 में क्या डिसाइड करा था? द कस्टम ऑफ अडॉप्टिंग अ गर्ल फॉर इमोरल पर्पस इज इलीगल। आ गई ना, कस्टम अडॉप्टिंग अ गर्ल फॉर इमोरल पर्पस, मतलब बहुत सारे गांवों में लोग क्या करते थे, गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करते थे। 1880 की बात बता रहा हूं मैं। गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करते थे सेक्सुअल पर्पसेस के लिए, कि इसको रखेंगे अपने घर में रखा करेंगे, इससे सेक्सुअल क्राइम करवाया करेंगे, मतलब सेक्सुअल अपनी जरूरतें पूरी करा करेंगे। वो सब चीजों को अगर गर्ल अडॉप्ट करते हो तो वो सब चीजें अलाउड नहीं है। ये प्रथा को बंद करने के लिए जजमेंट आई थी। तो ऐसे कस्टम मोरली गलत है, तो इन कस्टम्स को कंटिन्यू करने के लिए लॉ नहीं बनना चाहिए।
तो वही कह रहा है, इट इज एम्पेरेटिव। एम्पेरेटिव का मतलब है असेंशियल, दैट अ कस्टम मस्ट नॉट बी अपोज्ड और कॉन्ट्री टू द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लॉ। कह रहा है कोई भी कस्टम हमारे लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे कस्टम ऐसे हैं जो कि एब्रोगेटेड बाय लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया, जो कि बहुत सारे कस्टम ऐसे, एब्रोगेटेड का मतलब है जो खत्म कर दिए गए, जो कि पहले लगते थे लेकिन लॉ मेकिंग बॉडी ने उनको लॉ बनाकर खत्म कर दिया कि यार ये चीज कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। भले वो चल रहे थे लेकिन लॉ मेकर ने लॉ बनाकर उसे क्या कर दिया? एब्रोगेट कर दिया। एब्रोगेट का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, चाइल्ड मैरिज, डॉरी, ये वो सारे कस्टम है जो चल रहे थे लेकिन लॉ मेकर ने इनको लॉ बनाकर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। नीचे बता रहा है एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, एक ऑफेंस बना दिया गया इंडिया के अंदर, है ना। और सिमिलरली अडॉप्शन लॉज हैव बीन चेंज बाय लेजिस्लेशन इंडिया, और इंडिया में जो बच्चे अडॉप्ट करने का जो सिस्टम होता है उसको अडॉप्शन लॉज बोलते हैं, वो भी इंडिया में चेंज करेगा कि गर्ल चाइल्ड ऐसे किसी को नहीं दे देनी, प्रॉपर फैमिली होनी चाहिए तभी दो, वरना लोग गर्ल चाइल्ड को सेक्सुअल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ऐसे किसी को अडॉप्ट करने के लिए लाओ ना करो। तो वो ये लेते कि ये कह रहा है, मैंने बोला ना कस्टम जब बनते हैं, रिवाज जो चलते हैं, सारे रिवाज अच्छे हैं जरूरी नहीं है। तो वो रिवाज को आगे लॉ बनाना है पॉजिटिव वे में कंटिन्यू करने के लिए, नेगेटिव वे में स्टॉप करने के लिए, वो चेक करना पड़ेगा कि वो मॉरली ठीक है या नहीं है। अगर वो कस्टम मॉरली ठीक है तो आप उसको आगे कंटिन्यू करो लॉ की फॉर्म में, और अगर वो कस्टम मॉरली ठीक नहीं है तो आप उसके ऊपर लॉ बनाकर उसको स्टॉप करवा दो, जिसके बेस्ट एग्जांपल आप चाइल्ड मैरिज, डॉरी वगैरह लिख सकते हो। तो हमने क्या पढ़े? ये सारे टेस्ट पढ़े जिनके बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा कस्टम लॉ बनना चाहिए। एक कस्टम को लॉ बनाना है तो क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए, क्या क्या चीज चेक नहीं करनी चाहिए। ये बात खत्म हो गई। अब आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। ये अलग टॉपिक है एक नया, ये सुनो बड़े ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट, मजा आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब होता है जजमेंट्स, जो कोर्ट जजमेंट्स देते हैं, जो कोर्ट में जो जजेस होते हैं, जो जजमेंट पास करते हैं, क्या उनको भी लॉ माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है। मैंने बोला था ना वो एक्ट एज अ लॉ काम करती है, एक्ट एज अ लॉ काम करती है। तो अब ये कैसे होता है काम, जरा सुनना बड़े ध्यान से। पहले तो आपको इंडिया की हायरार्की पता होनी चाहिए कि इंडिया में कोर्ट सिस्टम वर्क कैसे करता है, आपको वो पता होनी चाहिए। जरा आओ ये देखते हैं। वैसे तो आपने जगह जगह पढ़ ही रखा है, आपको आइडिया भी है, लेकिन स्टिल बात करते हैं। अच्छा एक चीज देखो, पढ़ो। आपको पता है सबसे ऊपर इंडिया में होता है सुप्रीम कोर्ट। रुको, सबसे ऊपर इंडिया में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। ये पूरे इंडिया में एक ही होता है। इसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट्स, ये हर स्टेट का एक होता है, स्टेट वाइज होता है जनरली। और इसके नीचे दो कोर्ट होते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और एक होते हैं सेशन कोर्ट्स। अगर कोई बंदा सिविल केस फाइल करना चाहता है, सिविल केस और क्रिमिनल केस पता है ना आपको, दो तरीके के केस होते हैं। सिविल केस क्या होते हैं? जहां पे हम जुर्माना वगैरह कंपनसेशन क्लेम करने के लिए केस कर रहे हैं। मान लो मैंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था शर्ट सप्लाई करने के लिए, उसने मेरे को शर्ट सप्लाई नहीं करी, अब मैं उसके अगेंस्ट केस कर रहा हूं, तो सिविल केस है, मेरे को जुर्माना जो उसने मेरा नुकसान पहुंचाया मैं उसका भुगतान, डैमेजेस के लिए केस कर रहा हूं। ऑन द अदर हैंड अगर किसी ने मान लो मेरी फैमिली मेंबर का मर्डर कर दिया और मैं उसके ऊपर केस कर रहा हूं कि इसको भी फांसी मिलनी चाहिए, वो क्रिमिनल केस हो गया। तो लोअर लेवल पे दो कोर्ट होते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस जाते हैं, सेशन कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस जाते हैं। और इंडिया के अंदर ना 99% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स कंबाइन होते हैं। कंबाइन का मतलब एक, आप जब पिक्चरों में देखते हो ना कोर्ट, तो कोर्ट का मतलब ये नहीं होता जो आप मूवीज वगैरह में देखते हो कि कोर्ट ये है तो कि एक बड़ी से कटघड़ा है, उसके अंदर बड़े मतलब एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर दो कटघड़े बने हुए हैं जहां पे लोग आएंगे, अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसा होता है। लेकिन ना वो इतना बड़ा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप दिल्ली में जाओगे ना, सिर्फ दिल्ली में बहुत सारे कोर्ट है, 30 कोर्ट, कड़कड़ुमा कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, और आपका क्या कहते हैं रोहिणी कोर्ट, ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। तो ये ना वहां पे लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो अब होता पता है कैसे? मान लो एक कोर्ट के अंदर 100 कमरे हैं, बहुत बड़े बड़े कोर्ट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। मान लो एक कोर्ट में 100 कमरे हैं, तो उसमें ना इस तरीके से बटे होते हैं कि मान लो 50 कमरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, 50 कमरे सेशन कोर्ट के। तो हर एक कमरा अपने आप में एक कोर्ट होता है और हर एक कमरे में एक जज बैठा होता है। तो इस तरीके से होता है। तो जो सेशन कोर्ट होते हैं उसमें जो सेशन जज बैठते हैं वो क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं वो सिविल मैटर्स देखते हैं। तो इन लोगों, ये वाले जो कोर्ट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लोअर कोर्ट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लोअर कोर्ट, सबसे लोअर लेवल पे। फर्स्ट टाइम जो केस जाएगा वो यहां जाएगा,
और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट पे। और अगर आप यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे। अपील यहां जाएगी इनके डिसीजन से। तो सबसे पहले केस कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट पे। सॉरी, सुप्रीम क्यों लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तो लिखा हुआ, अपील जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले तो आपका लोअर लेवल पे केस जाएगा, पहले देखना। और लोअर लेवल पे केस जाने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका सिविल केस है, क्रिमिनल केस है। सिविल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएगा, क्रिमिनल केस है तो सेशन कोर्ट में जाएगा। यहीं से डिसीजन जो आया, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ओके, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जनरली हर स्टेट में 6 होते हैं, जनरली ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। हाई कोर्ट जनरली हर स्टेट का एक होता है, और सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया का एक ही है, दिल्ली के अंदर ही है, आपको पता है, प्रगति मैदान के पास। और अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन सेटिस्फाइड हो तो अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के आगे एस नहीं लगाया, क्योंकि पूरे इंडिया का एक है। लेकिन हाई कोर्ट्स लिखा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट लिखा, सुप्रीम कोर्ट लिखा खाली। तो इस तरीके से हायरार्की होती है। अब मैं बताने के जरूर ध्यान से सुनना। जो कोई ऐसा मैटर है जिस मैटर पे आज तक कोई लॉ नहीं बना है, अगर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को डिसाइड कर लॉ बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास करी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास करी है, वो लॉ ऑफ लैंड कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉ ऑफ लैंड। मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉ है, और पूरे इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सबको वो जजमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। अगर किसी का मतलब ये है कि अगर किसी मैटर पे कोई पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया हुआ था, देखो, अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ तो सारे कोर्ट्स को वही लॉ फॉलो करना होता है। लेकिन अगर किसी मैटर पे पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया हुआ था और वो मैटर कोर्ट में आ चुका है, और कोर्ट अब पार्लियामेंट के लॉ बनाने का वेट तो करेगी नहीं, तो अपने हिसाब से जो उनको न्यायपूर्वक लगता है वो उसके ऊपर डिसीजन दे देते हैं। तो वो डिसीजन ही एक्ट एज अ लॉ काम करती है। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पास करा है तो वो लॉ ऑफ लैंड कहलाएगा, लॉ ऑफ लैंड कहलाएगा। और जितने भी इंडिया के हाई कोर्ट हैं, अगर उनके पास वो वाला मैटर आ गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के उसी केस को रेफर करके जजमेंट पास करेंगे। मतलब पूरे इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स को वो जजमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। तो इनके लिए, मतलब हाई कोर्ट के लिए, वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो एक्ट एज अ लॉ काम कर रही है। सिमिलरली अगर कोई मैटर ऐसा है जो एक पर्टिकुलर स्टेट के, क्योंकि मैंने बोला ना हाई कोर्ट तो स्टेट वाइज, देखो सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया वाइड होता है, पूरे इंडिया का एक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो पूरे इंडिया पे बाइंडिंग होती है, पूरे इंडिया के हर हाई कोर्ट को फॉलो करनी पड़ती है और लोअर लेवल कोर्ट्स को फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन हाई कोर्ट तो स्टेट वाइज होते हैं। तो मान लो अगर कोई ऐसा मैटर है जो हाई कोर्ट पे गया है, जो कहां गया है? हाई कोर्ट पे। मान लो दिल्ली हाई कोर्ट पे गया है और उस मैटर पे कोई लॉ नहीं है, और मान लो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट पास करी है, तो वो जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है वो दिल्ली के जो लोअर कोर्ट्स हैं, दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स हैं, उनके लिए एज अ लॉ काम करेगी, मैंडेटरी। लेकिन बाकी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एज अ लॉ काम नहीं करेगी। बाकी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वॉलंटरली अपनी मर्जी से उस मैटर पे अगर एज अ रेफरेंस के लिए अगर उस मैटर को देखकर लॉ बनाना मतलब जजमेंट देना चाहते दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए उस जजमेंट को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो पूरे इंडिया के हर हाई कोर्ट को फॉलो करनी होती है, मैंडेटरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए है, ये हाई कोर्ट वगैरह उसके नीचे है। लेकिन मैंने बोला हाई कोर्ट तो स्टेट वाइज होते हैं, तो अगर किसी स्टेट के हाई कोर्ट पे मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं वो, और हाई कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी है, तो हाई कोर्ट की जजमेंट सिर्फ उसी स्टेट के, जो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर जजमेंट पास करी, तो दिल्ली के जो लोअर कोर्ट है, जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स हैं, जो इसके नीचे वाले जो दिल्ली के कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स हैं, इनके लिए तो मैंडेटरी है फॉलो करना। हाई कोर्ट की जजमेंट इनके लिए तो एज अ लॉ काम करेगी, लेकिन जो बाकी स्टेट के हाई कोर्ट है, मान लो यूपी हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं उसको, या मान लो मुंबई का हाई कोर्ट है, उन वाले हाई कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। वो उस वाले मैटर पे अगर मुंबई हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट या अलग स्टेट का हाई कोर्ट अपने हिसाब से जजमेंट देना चाहते दे सकता है। इसीलिए कई बार तुम देखोगे कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जो अलग स्टेट के जजेस ने अलग अपने हिसाब से डिसीजन दिए हुए हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई लॉ अलग से बना नहीं हुआ, उनकी स्टेट के जज को वो सही लग रहा है, उनकी स्टेट के जज को वो सही लग रहा है। तो इसलिए हाई कोर्ट की जजमेंट की ओपिनियन अलग अलग स्टेट में वेरी कर सकती है, तो उधर के लोअर कोर्ट्स को अपनी स्टेट के हाई कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट की नहीं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि मान लो दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी मैटर पे जजमेंट पास कर दी है, सेम मैटर मुंबई के हाई कोर्ट में गया है और उधर के हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट आज तक उस मैटर पे पास ही नहीं किया है, तो वो चाहे तो मुंबई का हाई कोर्ट अपनी जजमेंट दे सकता है फ्रेश, चाहे तो वो दिल्ली के हाई कोर्ट को एज अ रेफरेंस यूज कर सकता है ओपिनियन को, जजमेंट को, मगर मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन उनकी उसी स्टेट के जो लोअर लेवल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन, उनके लिए बाइंडिंग है। तो हमने क्या बोला, सम अप करें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूरे इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग है,
लेकिन जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो उस स्टेट के लोअर कोर्ट्स के लिए तो बाइंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन, लेकिन बाकी स्टेट के हाई कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग नहीं है। वो अपनी मर्जी से फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना अपनी जजमेंट भी दे सकते हैं। ये होता है हायरार्की सिस्टम। और लोअर लेवल पे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट जजमेंट पास कर दे तो सिर्फ उन्हीं के कोर्ट के लिए बाइंडिंग है, बाकी लोगों के लिए बाइंडिंग नहीं है, अगर ऊपर तक मैटर किया ही नहीं है तो। इस तरीके से जुडिशियल, ये जो जजमेंट पास कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो क्या जुडिशियल प्रेसिडेंट अब आपको समझ आ गया क्या एज अ सोर्स ऑफ लॉ काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अच्छा, और आपको एक चीज और बताऊं, जो अब जिसको हम जुडिशियल जो अच्छा जो जिसको हम आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ना, 19 सुप्रीम कोर्ट बना इंडिया में 1950 में। 1950 में इंडिया में क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का पहले जो नाम था वो था फेडरल कोर्ट। कौन सा नाम, क्या नाम था? फेडरल कोर्ट। मतलब जो आज सुप्रीम कोर्ट है उसी का पहले नाम क्या था? फेडरल कोर्ट, अंग्रेजों के टाइम पे। अच्छा, फेडरल कोर्ट कब बना था? हमारे इंडिया के अंदर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। उसने पावर दी थी कि इंडिया में एक बड़ा कोर्ट बनाना चाहिए, और उसकी पावर की वजह से 1937 में फेडरल कोर्ट को बनाया गया था। और उसी फेडरल कोर्ट का नाम चेंज करके 1950 में क्या कर दिया गया, आजादी के बाद, क्योंकि तो ब्रिटिशर्स, अच्छा 1947 से पहले तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ये फेडरल कोर्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया, तो उसी के बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट। और 1937 से पहले इसी फेडरल कोर्ट को बोलते थे प्रीवी काउंसिल। क्या बोलते थे? प्रीवी काउंसिल। तो मतलब एक ही चीज के अलग अलग नाम है, क्योंकि ये वर्ड अभी यहां पर ना इधर इस टॉपिक में बार बार यूज होंगे, तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। तो प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट इज नथिंग। क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग नाम है। आजादी से पहले 1950 में सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया था। 1950 से पहले 1937 से लेकर 1950 तक फेडरल कोर्ट था, और 1937 से पहले वो प्रीवी काउंसिल था। नाम चेंज होकर फेडरल कोर्ट हुआ, फिर 1950 में चेंज होकर सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपको पता है, कह रहे हैं सिंपल वर्ड, जुडिशियल प्रेसिडेंट रेफर्स टू प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट सच एज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, which judges are bound to follow, which lower court judges are bound to follow, which lower court judges are bound to follow। तो कह रहा है जी ये जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होती है? तो कह रहा है जुडिशियल प्रेसिडेंट कुछ नहीं होती, जो अपर लेवल वाले कोर्ट जजमेंट पास करते हैं उनको लोअर लेवल वाले कोर्ट फॉलो करते हैं, उसी को हम जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। मतलब एक्ट एज अ लॉ काम कर रही है। और ये कैसे फॉलो करते हैं मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हर हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग होती है, पूरे इंडिया के लिए बाइंडिंग होती है। हाई कोर्ट की जजमेंट खाली उसी स्टेट के लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होती है। बाकी स्टेट के लोग को लोअर कोर्ट्स फॉलो करना चाहिए, बाकी स्टेट के हाई कोर्ट एज अ रेफरेंस फॉलो करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं होती। तो इन सिंपल वर्ड, जुडिशियल प्रेसिडेंट रेफर्स टू प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट रुको। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होती है अब आपको पता लग गया। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करते हैं उसको लोअर कोर्ट फॉलो करते हैं, बाउंड टू फॉलो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट। उनके लिए वो लॉ काम का एज अ लॉ काम करती है। और दिस बाइंडिंग कैरेक्टर इज डिसाइडेड इज इंपॉर्टेंट कंसीडरिंग द हायरार्की ऑफ द कोर्ट। और कह रहे हैं बाइंड कैसे होगी, हायरार्की ऑफ कोर्ट के बेस पे। हायरार्की ऑफ कोर्ट, हायरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस के बेस पे, कौन बड़ा कौन छोटा। और आपको मैंने पूरी हायरार्की समझा दी है कि सुप्रीम कोर्ट वाली पूरे इंडिया पे बाइंडिंग होती है, हाई कोर्ट वाली सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के जो लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई सेशन कोर्ट है उन पे बाइंडिंग होती है, दूसरी स्टेट के फॉलो करना चाहे कर लें। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट ने अगर किसी मैटर पर जजमेंट पास करे तो खाली उन्हीं के लिए बाइंडिंग होती है। ये आपको पूरा सिस्टम पता ही है। और जुडिशियल प्रेसिडेंट एक्ट एज अ लॉ काम करती है। इसमें कह रहा है कि कस्टम वस्टम का कोई लेना नहीं, यहाँ पे तो लॉ मेकर अपने हिसाब से या तो जज अपने हिसाब से उधर का माहौल देख के, एविडेंस देख के जजमेंट पास करते हैं। इसमें तो यही सब बता रहा है। मेन यहां से आते हैं कि इंडिया में लीगल सिस्टम में कितने कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। और लोअर कोर्ट में आपको पता दो आते हैं, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिपेंड करता है, अगर क्रिमिनल केस होगा तो सेशन कोर्ट में, सिविल केस होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और फिर उससे ऊपर सेटिस्फाइड अपील हाई कोर्ट में, सेटिस्फाइड अपील सुप्रीम कोर्ट में। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ तो बाइंडिंग और सारे कोर्ट्स होती है एंड नॉट बाउंडेड। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन के लिए खुद बाउंड नहीं है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ये जजमेंट पास कर, कल को वो उसी सेम मैटर पे दूसरी जजमेंट पास करना चाहे तो वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी, अगर किसी मैटर पे लॉ नहीं था तो लोअर कोर्ट को सारी फॉलो करनी पड़ेगी। और इसी का कह रहा है, इसी को हम दूसरा नाम प्रीवी काउंसिल भी बोलते हैं, फेडरल कोर्ट भी बोलते हैं। प्रीवी काउंसिल फेडरल कोर्ट क्या होती है आपको पता है। प्रीवी काउंसिल फेडरल कोर्ट, वही मैंने बोला ना, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे पहले वो क्या होता था, फेडरल कोर्ट, उससे पहले वो क्या होता था, प्रीवी काउंसिल। और कह रहा है जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो खाली उन्हीं की जुरिस्डिक्शन में बाइंडिंग होती है। मतलब जिस स्टेट के हाई कोर्ट ने जजमेंट पास करी है वो उसी स्टेट के लोअर कोर्ट में बाइंडिंग होती है, बाकी सब पे नहीं होती। और कह रहा है इनको जो प्रीवी काउंसिल के
और इनको जो प्रीवी काउंसिल के और जो फेडरल कोर्ट के डिसीजन थे वो फॉलो करने पड़ते हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्रीवी काउंसिल फेडरल कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही है, और कह रहा हाई कोर्ट को अगर प्रीवी काउंसिल ने या फेडरल कोर्ट ने या जो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दी थी वो फॉलो करनी पड़ती है, वो तो करनी ही होती है। और लास्ट आते लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को कह रहा हर तरीके की जजमेंट फॉलो करनी पड़ती है, हाई कोर्ट की फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन अदर देन लेकिन क्या लिखा है, मगर ये पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, अपनी स्टेट के हाई कोर्ट को। मैंने क्या बोला था, दिल्ली स्टेट के हाई कोर्ट जो है उसकी स्टेट के जो लोअर कोर्ट है उनके लिए तो जजमेंट फॉलो करना मैंडेटरी है। अदर स्टेट के हाई कोर्ट को प्रेफरेंस नहीं देंगे, पहली प्रेफरेंस तो अपनी स्टेट के हाई कोर्ट को देंगे। हाँ, अगर उनकी अपनी स्टेट के हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास नहीं कर रखी, लेकिन उस मैटर पे किसी दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट ने जजमेंट पास कर रखी है, तो वो एक्ट एज अ लॉ मान सकते हैं। लेकिन अगर उनकी अपनी स्टेट के हाई कोर्ट ने भी जजमेंट पास कर रखी है उस मैटर पे, और किसी दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट ने भी जजमेंट पास कर रखी है उसी मैटर पे, तो आप अपनी स्टेट के हाई कोर्ट के जज की बात मानोगे, दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट के जज नहीं मानेंगे, लोअर कोर्ट। समझ आ गई बात, ये था। तो ये थी हायरार्की। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट खत्म हो गया। तो अब हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, सोर्स ऑफ लॉ में क्या क्या आता है, कस्टम्स, कस्टम को हम लॉ एज ए सोर्स ऑफ लॉ मान सकते हैं, वो खत्म हो गया। जुडिशियल प्रेसिडेंट का सोर्स ऑफ लॉ मान सकते हैं, वो भी खत्म हो गया, छोटा पॉइंट रहेगा। और लास्ट आ जाएगा लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो होता ही लॉ है, उसको भी पढ़ेंगे।